आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के दो बैंक के बारे में जो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में। इंडिया की यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चार्ट ऊपर कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2818 है, जो कि रैंकिंग के हिसाब से है 144 नंबर पर। यहाँ पे देख सकते हैं कि भूटान की पर कैपिटा इनकम पर इंडियन से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 4300। श्रीलंका की 4300, वियतनाम की हमसे ज़्यादा है, ट्यूनीशिया, नामीबिया, जॉर्डन, इंडोनेशिया, इराक, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, पराग्वे, लीबिया, मंगोलिया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का काम होता है सस्ती ब्याज दर पर लोन लेना और महंगी ब्याज दर पर लोन देना। यही बैंकिंग सेक्टर का मेन बिजनेस होता है। ओके, ये तो हो गई हमारी बिजनेस से रिलेटेड बात और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बाद। अब हम बात करते हैं बैंक्स के बारे। तो सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक के फाइनेंशियल चेक करते हैं। ओके, तो हम उसके लिए जाते हैं सबसे पहले स्कैनर.इन पर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट कैप 35,000 करोड़, ROC 5.48%, डेब्ट टू इक्विटी 11.9%। बैंकिंग सेक्टर और NBFC सेक्टर को एनालाइज करते समय एक चीज़ का हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हम डेब्ट टू इक्विटी और ROC को कभी भी उतना महत्व नहीं देंगे, क्योंकि इनका काम होता है बैंक लोन लेके लोन देना। बैंकिंग और NBFC सेक्टर का ये काम होता है, बिजनेस होता है। ओके, तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस देंगे ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 11.4% ROE है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में अगर ROE 10% से ज़्यादा हो, बैंकिंग और NBFC के केस में इफ ROE is more than 10% then it's superb। ओके, डिविडेंड यील्ड 1.03%। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि 89.3% है, प्लेज परसेंट 0। अब हम इसके एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स में चलते हैं। तो लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 8,235 करोड़ से बढ़ के इस क्वार्टर में इनकी रेवेन्यू है 8,777 करोड़। फाइनेंसिंग प्रॉफिट -71 करोड़ था, वो घट के -28 करोड़ हुआ। अब हम चलते हैं नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट जो कि 926 करोड़ का था लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में, वो इस साल बढ़ के 1,234 करोड़ हो गया। एक चीज जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी लगी वो क्या है, वो है बैंक इनका सेंट्रल बैंक का NPA। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में इनका ग्रोस NPA था 4.5% से घटाकर इन्होंने अपना NPA कर लिया 3%, और नेट NPA 0.70 से घटाकर 0.49% तक ये अपने NPA को ले आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2014 में रेवेन्यू थी इनकी 24,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 34,000 करोड़ हो गई है। और नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि किसी टाइम पे -1,200 करोड़, मार्च 2019 में तो 5,500 करोड़ माइनस तक पहुंच गया था, वो बढ़ते बढ़ते 4,500 करोड़ प्लस में आ गया, जो कि एक अच्छा साइन है। फिक्स्ड एसेट हम देख सकते हैं कि 2,800 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 5,000 करोड़ पहुंच गए हैं। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रमोटर के पास 89.27% होल्डिंग है। तो यहाँ पे प्रमोटर कौन है इनका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक PSU बैंक है। और यहाँ पे पब्लिक के पास ओनली 5% होल्डिंग है। 95% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कौन कौन आते हैं, प्रमोटर, FI, DI, HNI। ओके, अब हम
हमने फाइनेंशियल भी चेक कर लिया, अब हम टेक्निकल्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने लोएस्ट प्राइस पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ये नेक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तो हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, और ये हो गया हेड। और यहाँ पे ये हमारा राइट शोल्डर हो गया। एक मिनट में इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ से हम इसकी लेंथ पिक करेंगे और इसको यहाँ पे लोड कर देंगे नेक लाइन पर। अगर हम सीएमपी से देखें तो टारगेट तक हमारा टारगेट होता है 22%। हमारा टारगेट प्राइस निकल के आता है 47.40, ऑलमोस्ट 47। पर जब हाईएस्ट एवर रिजल्ट हो और मार्केट में एक रैली आने वाली हो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निफ्टी जो कि ओवरऑल मार्केट को इंडिकेट करता है, उसने लास्ट 1 ईयर में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। तो जब अब 2026 में हमें पूरे साल एक रैली देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा टारगेट है जब हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट हो, हाईएस्ट एवर रिजल्ट हो, फाइनेंशियल हाईएस्ट एवर हो, तो हम वहाँ पे स्टॉक प्राइस हाईएस्ट एवर तक जाता ही जाता है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट बनता है सीएमपी से 73% तक का टारगेट बनता है, 67 के प्राइस तक का। अब हम बात करते हैं दूसरे बैंक के बारे में, जो कि है यूको बैंक। यूको बैंक की मार्केट कैप है 38,000 करोड़, आरओसी 5.76%, डेब्ट टू इक्विटी 10.11%। इन दोनों ही चीज़ों को हम ध्यान में नहीं, हम इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आरओई 8%, बुक वैल्यू 25.9, करंट प्राइस 30.9, डिविडेंड यील्ड 1.24%, प्रमोटर होल्डिंग 91%। एक चीज़ जो इसमें हमें एनालाइज करते समय मुझे सबसे अच्छी लगी वो क्या है, वो दिखाता हूँ आपको मैं। हम क्वार्टरली रिजल्ट में चलते हैं। रेवेन्यू लास्ट ईयर सितंबर में था 6,000 करोड़, जो कि हो गया 6,500 करोड़ का बढ़ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट में मार्च 2023 से सितंबर 2025 तक कितने क्वार्टर हुए, ऑलमोस्ट 10-11 क्वार्टर में पहली बार फाइनेंसिंग प्रॉफिट प्लस में। फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर किसी बैंक या एनबीएफसी के मामले में फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर पॉजिटिव आता है तो वो बहुत अच्छा साइन माना जाता है, क्योंकि फाइनेंसिंग प्रॉफिट का मतलब होता है इंटरेस्ट लेने और इंटरेस्ट देने के बीच में भी अगर बैंक या एनबीएफसी पैसा कमा रहे हैं तो उन्हें बिजनेस अच्छे से करना आता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 141 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट है इस क्वार्टर का, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। अब हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 939 करोड़ था लास्ट ईयर, इस साल है 1,025 करोड़। नेट प्रॉफिट 603 करोड़ से बढ़ के 620 करोड़। अब हम बात करते हैं ग्रोस एनपीए। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में ग्रोस एनपीए था 3.18% का, जो कि घटा के इन्होंने 2.56% का कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और नेट एनपीए 0.73% से घटाते घटाते ये 0.43 ले आए हैं। रेवेन्यू 2014 में इनकी रेवेन्यू थी 18,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ हो गई है। और नेट प्रॉफिट
1500 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 10 साल में 2500 करोड़, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1700 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 4000 करोड़। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2019 में 18, 19, 20 में इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और -7000 करोड़ से +4000 करोड़ में अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, तो मतलब मैनेजमेंट अच्छे से काम करना जानता है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ओके। बैंकिंग और एनबीएफसी के सेक्टर में हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम बोरोइंग सेक्शन को कभी भी नहीं देखें, कभी भी एनालाइज नहीं करें, क्योंकि इनका काम होता है लोन लेके लोन देना, यही इनके मैन एसेट होते हैं। अब हम एक बार इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि पब्लिक के पास ओनली 4.38% है, तो ऑलमोस्ट 96% स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग हैंड के पास में है, तो जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। अब हम इसके टेक्निकल्स के बारे में बात करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यूको बैंक के हाईएस्ट एवर फाइनेंशियल से स्टॉक प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 2023 के प्राइस के आसपास। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस एक एक्यूमुलेशन जोन में है। तो यहाँ से जब हाईएस्ट एवर रिजल्ट हो, तो हाईएस्ट एवर तक तो हमारा सीधा सीधा टारगेट बनता है, जो कि हमारा टारगेट आता है ऑलमोस्ट ये। यहाँ पे हम एक चार्ट पैटर्न और देख सकते हैं कि जब हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हो, हाईएस्ट एवर फाइनेंशियल हो, तो ये बनता ही बनता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हो गया राइट शोल्डर, राइट शोल्डर। ये यहाँ पे हो गया हेड, और ये यहाँ पे हो गया, सॉरी वो पीछे वाला था लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर। तो यहाँ पे हम इसकी डेप्थ को यहाँ से पिक करके नेक लाइन के ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट आता है 18%, जो कि सीएमपी से है हमारा ऑलमोस्ट 33%। जब हाईएस्ट एवर फाइनेंशियल हो, स्टॉक प्राइस हाईएस्ट एवर तक तो जाता ही जाता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ तक भी ट्रेड करें, तो हमारा सिंगल ट्रेड 90% गेन। अगर 2 साल में भी हमारा 90% पैसा बनता है, तो 45% की CAGR आती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।